अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। बिलाखिर वो वही हुआ जिसका डर था। यमन भी अब गाज़ा इसराइल वॉर के बीच में दाखिल हो गया है। उसने ऐलान कर दिया है कि हम एंटर हो रहे हैं गाज़ा इसराइल वॉर पे, और वही स्पेल आउट जिसका ख़तरा था, वो स्पेल आउट जो है वो एक तरह से शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपको यमन के बारे में बता दूं कि यमन जितने भी अरब स्टेट्स हैं उनमें सबसे गरीब मुल्क है। और अरब स्प्रिंग जब आया था 2011 में, तो उस वक्त यमन के अंदर भी प्रोटेस्ट की एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो गया था, और वहाँ पे जो हुक्मरान पार्टी थी, साले उनके प्रेसिडेंट थे, उनको वहाँ से भागना पड़ गया। और जैसे ही वो वहाँ से निकले तो जो खला यमन के अंदर पैदा हुआ उसमें जो शिया की जो पार्टी है होती, अल होती के नाम से, उनकी बहुत पुरानी, यानी कि आज की नहीं, बहुत सदियों पुरानी उनका यहाँ पर पॉलिटिकल होल्ड रहा है। तो उन्होंने उस खला के अंदर जो है वो दाखिल होकर यमन के अंदर जो है अपनी यानी कंट्रोल का जो है वो इजहार कर दिया, जिसके ऊपर सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा तशवीश हुई, और सऊदी अरब ने यमन के साथ एक वॉर शुरू कर दी। बिकॉज सऊदी अरब को हमेशा ये ख़तरा रहता है कि यमन के अंदर अगर शिया जो लोग हैं उनकी हुकूमत आ गई तो वो सऊदी अरब के इंटरेस्ट को भी यानी कि नुकसान पहुंचाएंगे, और सऊदी अरब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे। तो इसलिए वो हमेशा जो है अपोजिट पार्टी जो है, सुन्नी पार्टीज़ हैं, उनको वो प्रमोट करते रहे हैं सऊदी अरब से, और उनका साथ देते रहे। तो इसी वजह से जो है यमन और सऊदी अरब के बीच में एक वॉर शुरू हो गई, और 2015 से ये वॉर शुरू हुई, और अब जाकर के जब बिलाखिर लाइक सऊदी अरब और ईरान के बीच में दोस्ती हो गई चाइना की वजह से, आज से 3-4 महीने पहले, तब से ये बातें सामने आई हैं कि सऊदी अरब जो है यमन वॉर से विड्रॉ हो रहा है, ईरान भी यमन वॉर से विड्रॉ हो रहा है, क्योंकि जो होती कबीला है वो शिया कबीला है, और उसकी उसको पूरी जो मिलिट्री बैकिंग और सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट वो सब ईरान की तरफ से आती थी। तो ईरान और सऊदी की आप समझ लें कि एक प्रॉक्सी वॉर यमन के अंदर इतने साल चलती रही। लेकिन अब जबकि ये वॉर का ख़त्म, आप समझ लें कि प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई है, और अब एक नया इशू जो है वो यहाँ पर इसराइल और गाज़ा के बीच में शुरू हो गया है, तो बड़ी हैरत की बात है कि अरबों में से सबसे जो गरीब मुल्क है यमन, उसने ऐलान कर दिया कि हम इसराइल के साथ जंग के अंदर हम शामिल हो, यानी कि इस जंग में हम एंटर हो रहे हैं। और उसने यहाँ पर इसके बिल्कुल रेड सी से अपने यहाँ से मिसाइल गुजारे हैं, और इसके बिल्कुल ये नोक पर जो एक शहर है इलात, वहाँ पर वो हमला कर चुका है। और उससे पहले कुछ यानी 1 हफ्ते पुरानी बात होगी कि यमन से ही मिसाइल्स निकले, और उन्होंने इधर सेंटर ऑफ रेड सी में यूएस की नेवी की जो शिप्स यहाँ से गुजर रही थी उनके ऊपर अटैक किया, गू के वो अटैक नाकाम हो गया, लेकिन वो उन्होंने तब से ये शुरू कर रखा था। तो आप ये सोचो कि इजिप्ट भी जो है काफ़ी मूवमेंट उसके अंदर हो रही है। एक तो ये कि जो सीसी प्रेसिडेंट सीसी हैं वो ज़ुबानी भी मजम्मत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इसराइल की, कि ये वो गलत कर रहा है, और एक कलेक्टिव पनिशमेंट वो कर रहा है गाज़ा के लोगों की। और प्रैक्टिकली सीसी ने ये किया है कि उसने 2 या 3 डिविजन्स अपनी फ़ौज की ये सिनाई के अंदर भेज दी हैं, और गाज़ा स्ट्रिप के करीब जाकर उन्होंने खड़े हो जाना है। ये 3-4 दिन पुरानी खबर है, और आज भी ये खबर आई है कि बहुत सारे टैंक इजिप्ट के जो है वो गाज़ा स्ट्रिप के करीब आकर के खड़े भी हो गए हैं, और वहाँ पर काफ़ी इंतज़ामात हो रहे हैं, जैसे कि जंग की तैयारी हो रही होती है। तो इजिप्ट की तरफ से भी ये मूवमेंट आ गई है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि सीरिया की तरफ से भी कुछ मिसाइल्स अटैक्स और फायर अटैक्स हुए हैं इसराइल के अंदर, जिसकी वजह से जो है सीरिया के बारे में भी कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल रेडी है, इस बात के लिए आमादा है कि वो अपने जो बदले हैं, क्योंकि सीरिया में बशार अल असद को ख़त्म करने के लिए, उसको मारने के लिए बहुत सारी कोशिशें इससे पहले होती रही हैं। यूएस की तरफ से एक पूरी वॉर इधर लॉन्च हुई, और पिछले दिनों की ये खबरें भी हैं कि इस गाज़ा और इसराइल जंग के शुरू होने के बाद की ये खबर है कि यूएस जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बशार अल असद को असैसिनेट करवा दे, क्योंकि
एक तो ये कि वो उसने इस जंग में उनको डिफीट दिया, यूएस को निकलने पे मजबूर किया, और दूसरी बात कि बशार अल असद ने ईरान के साथ और स्पेशली रशिया के साथ और चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात जो है करीब तरीन कर लिए हैं, और बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसमें उसने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स अपने साथ मिला लिए। सो ये सब कुछ हो रहा है, और इसी असना में यमन ने जो है ये एक मतलब आप कह सकते हैं बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है कि उसने पहला अटैक जो है मुसलमानों की तरफ से यमन से इजराइल की तरफ आया है, और इसमें कुछ स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि ईरान और सऊदी अरब ने मिलकर के शायद ये अंडर द टेबल बातचीत की हो, इजिप्ट ने भी मिलकर के, कि अगर हम में से किसी ने डायरेक्टली अटैक किया तो यूएस जो है वो हमारे खिलाफ जो है वो सारे अपने जहाज और वेस्ट भी ब्रिटेन और सब मिल करके जो है ना एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, एक बहुत बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो हम एक छोटे सेक्टर में से जहां पर एक मलेशिया हूती को भी जो है यूएस एक टेररिस्ट मलेशिया कहता है, तो वो उनकी तरफ से अटैक करवाएं, जैसे कि हमास की तरफ से यहाँ से अटैक हुए और यहाँ से हजबुल्ला की तरफ से अटैक हुए। तो इस तरह की सिचुएशन है। न्यूज़ फॉलो करते हैं, यमन्स हूती रेबल क्लेम अटैक ऑन इजराइल ड्रॉइंग देयर मेन स्पॉन्सर ईरान क्लोजर टू द हमास वॉर। यानी कि हूती रेबल्स जो हैं वो ऑल्दो कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, एक लेजिटिमेट वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप भी हैं, और मतलब हमारे ख्याल में तो वो कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर, जैसे कि अफगान तालिबान जो है वो एक प्रॉपर उनके रिप्रेजेंटेटिव हम समझते हैं अफगानिस्तान की, इस तरह होती भी एक यमन के एक प्रॉपर जो है लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहरहाल होती ने जो मलेशियाज हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं, हमास के मुकाबले में तो क्या, हिजबुल्ला के मुकाबले में भी उनके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं, क्योंकि यमन को वेपन सप्लाई करना ईरान के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, और ये यहाँ पर उनके लिए कोई रुकावट भी नहीं है। सो ऐसा हुआ है। और ये देखें, एक और न्यूज़ हम देखते हैं, यमन होती सेज दे लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्रोन एट इजराइल। और ये इजराइल के जो टाउन है बिल्कुल उसकी नोक के ऊपर इलाद के नाम से, वहाँ पर ये उन्होंने अटैक किए हैं। पॉपुलर रेड सी रिजॉर्ट, टूरिस्ट रिजॉर्ट इलाद, वहाँ पे अटैक हुआ है। और इस हमले के मतलब हमलों की खबर होते ही इजराइल ने एरो एरियल डिफेंस सिस्टम पहली दफ़ा इस्तेमाल किया, क्योंकि ये इसके बाकी डिफेंस सिस्टम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है जिसको इसने संभाल के रखा हुआ था, और इसको अब ये इस्तेमाल करना पड़ गया है इनके खिलाफ। ये यमन से इनके मिसाइल्स गए इतनी दूर, आप सोचो पूरे रेड सी को क्रॉस करते हुए इलाद के अंदर ये पहुंचे, और इलाद में मैं आपको दिखा दूं कि एक बड़ा मॉडर्न टूरिस्ट रिजॉर्ट है, और लाइक एक मॉडर्न सिटी की तरह से ही है ये। और मैं आपको इसका क्लोजअप भी दिखाना चाह रही हूँ। कुछ मिसाइल्स इनके तबाह में भी गिरे हैं, जो कि इजिप्ट का एरिया है। एक्चुअली वो आने तो इलाक में ही थे, लेकिन वो मिस फायर होकर वहाँ पे पहुँच गए। और ये आप देख रहे हैं कि इलाज जो है वो एक बहुत मॉडर्न स्मॉल सिटी भी है, और एक टूरिस्ट रिजॉर्ट भी है, और बड़ा इनका पॉश किस्म का एरिया है ये इसराइल का, और यहाँ पर आकर के इनके गिरे हैं मिसाइल्स यमन के। सो ये सब वॉर स्पेल आउट क्यों हो रही है, क्योंकि अभी एक दिन पहले इसराइल में एक ये जो मिलिट्री और उनकी इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेपर लॉन्च किया, और उन्होंने उस कॉन्सेप्ट पेपर में ये बोला है कि जो गाज़ा के 2.3 मिलियन पीपल हैं उनको हम गाज़ा से निकाल देते हैं, और इजिप्ट के जो सनाई डेजर्ट है उसके अंदर इनको शिफ्ट कर देते हैं। ये देखें, ड्राफ्ट मिनिस्ट्री ड्राफ्टेड a wartime proposal to transfer 2.3 million Palestinians in Gaza to Egypt's Sinai Peninsula। ये बात नई नहीं है, पहले भी ये इनकी तरफ से निकली है बात, और इजिप्ट ने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा खफगी का इजहार किया है कि सनाई डेजर्ट जो इजिप्ट का हिस्सा है, वहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये है पूरा सनाई डेजर्ट, ये पूरा है इजिप्ट। मेनलैंड इजिप्ट तो इस तरफ है, मगर ये जो पूरा पेनिनसुला है, एक छोटा है पेनिनसुला, ये भी इजिप्ट का ही हिस्सा है और उसकी लाइक प्रॉपर्टी है।
और इज़राइल का ये कह देना कि हम गाज़ा के स्ट्रिप से ये सब लोगों को निकाल करके 2.3 मिलियन पीपल को इसको हम यहाँ से निकाल के इजिप्ट के इस डेजर्ट एरिया में भेज देते हैं और यहाँ पर वो कैंप सिटी एक बना लें और यहाँ पर वो बैठें और जब हम हमास का खात्मा कर देंगे तो हम उनको वापस अंदर बुला लेंगे। सो ये जो मतलब बहुत ही बेहुदा मैं समझती हूँ प्लान या ड्राफ्ट जो उन्होंने बनाया है, जिसके बारे में सारी मुसलमान दुनिया को अच्छी तरीके से पता है कि इनका मकसद यही है कि गाज़ा को यहाँ से के लोगों को यहाँ से घर बदर कर देना और जिस तरह से मिलियंस ऑफ अदर पैलेस्टीनियंस हैं जो आज तक घर वापस नहीं आ सके हैं, हालांकि वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, इस तरह से भी गाज़ा के भी लोग जो हैं वो कभी भी क़यामत तक दोबारा से इस इलाके में एंटर नहीं हो सकेंगे और इसराइल को ये शय मिल जाएगी कि ये इस तरह की हरकत करने से वो ये अगर कर सकता है तो उसके बाद सेकंड स्टेप में वो वेस्ट बैंक से भी मजीद फ़लस्तीनियंस को धक्के देकर बाहर निकालेगा और जॉर्डन की तरफ उनको रीसेटल करवाएगा और इस तरह से फ़लस्तीन का जो नाम और निशान है वो सफ़ा हस्ती से भी मिट जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। तो ये चीज़ जब इनका कॉन्सेप्ट पेपर कल आया तो मुसलमान दुनिया में दोबारा से ये शराब मज़ीद फैला और यमन ने इस तरह की हरकत की कि उन्होंने ये पहला मिसाइल अपना दाग दिया है इसराइल की इस शहर के ऊपर। एक और हम न्यूज़ फॉलो करते हैं। इजिप्ट स्टेशन टैंक्स नियर रफा बॉर्डर। इजिप्ट लाना शुरू उसने कर दिए हैं अपने टैंक्स, अपनी 3 डिविजन्स को उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि वो वहाँ पे पहुँचें और वो उनमें से काफ़ी हद तक ये उनकी जो टैंक्स हैं और जो मिसाइल बैटरीज हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको इससे शेयर कर लूँ कि जो गाज़ा के अंदर फेस टू फेस बैटल और क्योंकि उनके टैंक्स डेली अंदर एंटर हो रहे हैं, उनकी बख्तर बंद गाड़ियाँ अंदर एंटर हो रही हैं, तो वहाँ पर हमास उनके साथ बहुत शदीद लड़ाई कर रहा है। अब तो सोशल मीडिया में वीडियोज़ भी आना शुरू हो गई हैं किस तरह से उनकी आपस में 10 पे 10 लड़ाइयाँ हो रही हैं और किस तरह हमास उनके टैंक्स को अब एक-एक करके उड़ा रहा है। तो ये हार्ट्स जो इज़राइली न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी